जय हिंद एवरीवन, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ हिस्ट्री। आज जिस टॉपिक के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं वो ब्रिटिश रूल का एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। वो टाइम पीरियड, जितने दिन या जितने समय काल में ब्रिटिशर्स ने इंडियन सबकॉन्टिनेंट पे या इंडिया पे राज किया है, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज। वो आए ही ट्रेडर्स बन के थे, बट लेटर दे टर्न इनटू रूलर्स। अब उनकी रूलिंग स्ट्रैटेजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा था उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज, और आज का लेक्चर हम उसी पे डिस्कस करेंगे। सो लेट्स मूव ऑन। इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि इस लेक्चर में हमने क्या सीखना है, इस लेक्चर को हमने किस तरह से डिजाइन किया है, और मैं आपको इसमें कुछ की पॉइंट्स बताऊंगी जो आपको याद रखना है अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। Here we'll explore the economic impact of British policies on India's development. अब जैसे जैसे समय बीत रहा था ब्रिटिशर्स के रूलिंग पीरियड का, वैसे वैसे ही वो नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस कर रहे थे और हर एस्पेक्ट में कर रहे थे, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन में हो, चाहे इकोनॉमी में हो, ट्रेडिंग में हो, या उनकी अपनी कुछ कल्चरल इंटरफेरेंस भी हो रहा था उनका इंडिया के कल्चर में। उसी प्रकार से जो इकोनॉमिक पॉलिसीज थी वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग ग्राउंड बनाती हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस बनाती हैं ब्रिटिश रूलिंग को और ज्यादा मजबूत करने के लिए और ब्रिटिश रूलिंग पीरियड को और ज्यादा बढ़ाने के लिए। और ये कैसे होता है, वील सी। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं हम। इकोनॉमिक पॉलिसीज ब्रिटिशर्स की, ये शुरुआत कहां से है या फिर इनका बैकग्राउंड क्या है, इसका फाउंडेशन क्या है, ये इकोनॉमिक पॉलिसीज बनाने की नींव क्या है। वो नींव थी एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेस, यानी कि भारत से, भारत की जमीन से, भारत के लोगों से ज्यादा रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करना, निकालना अपने फायदे के लिए या फिर ब्रिटेन के डेवलपमेंट के लिए। पूरे ब्रिटेन एज अ नेशन, एज अ स्टेट, एज अ कंट्री के डेवलपमेंट के लिए यहाँ से भारत से ले गए रिसोर्सेस का इस्तेमाल करना, यहाँ से ज्यादा रिसोर्सेस का उत्खनन करना, ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेस एक्सट्रैक्ट करना, ताकि उन रिसोर्सेस को एज अ रॉ मटेरियल यूज किया जा सके ब्रिटेन की विकास को, ब्रिटेन के डेवलपमेंट को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह तैयार करने के लिए। अगर मैं आपको एक स्टेटमेंट में कहूं तो भारत की जमीन को रॉ मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया गया ताकि ब्रिटिश गवर्नमेंट या फिर ब्रिटेन को एक बहुत मजबूत और डेवलप्ड कंट्री की तरह डेवलप किया जा सके, बनाया जा सके, और वही उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट होगा। तो हमारी कंट्री उनके लिए एक रॉ मटेरियल थी और उनका जो देश था, उनकी जो डेवलपमेंट थी, वो उनका फिनिश्ड प्रोडक्ट था। और इसी क्रम को चलाए रहने के लिए, इसी पैटर्न को मेंटेन करने के लिए ये इकोनॉमिक पॉलिसीज फ्रेम की गई थी। नाउ लेट्स हैव अ ओवरव्यू। ये इकोनॉमिक पॉलिसीज जो थी कुछ सेक्टर्स में अप्लाई की गई। मेनली कौन से सेक्टर्स? ट्रेड, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ट्रेडिंग में, एग्रीकल्चर में और इंडस्ट्री में। ट्रेडिंग क्यों? क्योंकि ब्रिटिश का जो पूरा साम्राज्य था वो ट्रेडिंग पे ही बेस्ड था। वो आए ही ट्रेडिंग कंपनी की तरह थे और उनका ये ट्रेड रिलेशन दुनिया के काफी हिस्सों से था, सिर्फ इंडिया से ही नहीं, उनकी और भी कॉलोनीज थी और भी वेरियस नेशन से उनके ये ट्रेडिंग रिलेशंस थे। वैसे ही इंडिया से जो उनके ट्रेडिंग रिलेशन थे वो एक की एस्पेक्ट बन जाता है जहां पे ये पॉलिसीज डिटरमाइन की गई। देन कम्स एग्रीकल्चर। वाई एग्रीकल्चर? क्योंकि एग्रीकल्चर बेस था इंडिया की डेवलपमेंट का, इंडिया की वेल्थ का, इंडिया की रिसोर्सेस का। उस समय जब ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे तो इंडिया की पूरी इकोनॉमी जो थी वो एग्रीकल्चर पे ही बेस्ड थी, और उसी बेस को, उसी नींव को अपने फायदे के लिए यूटिलाइज किया है ब्रिटिशर्स ने। और किस तरह से उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज ने हमारे एग्रीकल्चर को खोखला कर दिया था अंदर से। विल सी दैट। एंड देन कम्स इंडस्ट्री। ऑल्दो इंडिया की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री जो थी, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री यानी कि हस्तशिल्प कला जो होती है, वो बहुत मजबूत थी शुरू से ही। हमेशा से ही हम हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में बहुत एडवांस्ड रहे हैं। बहुत डाइवर्स हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज हमारे पास हैं। अभी भी अगर आप इंडिया का मैप लें और वेरियस रीजन्स को, नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, आप सारे स्टेट्स को ही अगर कंसीडर करें तो हर स्टेट की अपनी एक अलग पहचान है कला में, आर्ट में, हैंडीक्राफ्ट में।
हर स्टेट में कोई ना कोई हैंडीक्राफ्ट ऐसा है जो उस स्टेट को पहचान दिलाता है। अगर आप गुजरात की बात करें तो वहां पे मिरर वर्क होता है। अगर आप महाराष्ट्र की बात करें तो वहां पे वर्ली नामक एक आर्ट की जाती है, ट्राइबल आर्ट है, ट्राइबल फॉर्म ऑफ आर्ट है। बिहार की बात करें तो वहां मधुबनी पेंटिंग्स हैं। हम झारखंड में देखते हैं वहां पे जूट का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। नॉर्थ ईस्ट में देखते हैं बैम्बू का इस्तेमाल करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं। उसी प्रकार से पूरा जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट है वो इतना रिच है हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री में और हमेशा से रहा है। और उसी चीज का एक तरह से हनन किया गया, एक तरह से उस चीज को पूरी तरह डिटोरिएट किया गया, डिस्ट्रॉय किया गया बाय द ब्रिटिशर्स जस्ट टू फुलफिल देयर इंडस्ट्रियलाइजेशन। एंड हाउ इट वाज डन? वेरी स्ट्रेटेजिकली एंड स्टेप वाइज। वील सी दैट आल्सो। अब ये देखते हैं, लुक एट दिस चार्ट, इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश राज। जो भी इकोनॉमिक पॉलिसीज बनी थी और जो उसका इंपैक्ट हुआ था, जो उसका असर हुआ था, उसको कुछ मेन पॉइंट्स में कैटेगराइज यहाँ पे किया गया है। अब वो मेन फैक्टर्स क्या हैं? लेट्स सी वन बाय वन। ड्रेन ऑफ वेल्थ, सबसे पहले तो जो हमारी धन संपदा थी, जो वेल्थ थी, उसका दोहन, उसका ड्रेन। यहां से जो भी रिसोर्सेस कलेक्ट हो रहे थे पूरी तरह से उन्हें ड्रेन आउट करके ब्रिटेन को दे देना, ब्रिटेन में डंप कर देना। दैट वाज द मेन फैक्टर ऑफ ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज। ये ड्रेन ऑफ वेल्थ का जो जिक्र है दादा भाई नौरोजी ने भी किया था अपने एक आर्टिकल में, एक जर्नल में। ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी कहती क्या है कि यहाँ से रिसोर्सेस को एज अ रॉ मटेरियल ले जाके ब्रिटेन में यूज करना अपने फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए, और उन्हीं फिनिश्ड प्रोडक्ट्स को वापस इंडिया में लाके दुगने तिगुने दाम पे बेचना। और इस तरह से हो क्या रहा है? दो तरह से वेल्थ जा रही है इंडिया की। पहला तो कैसे, फर्स्ट कैसे हुआ कि रिसोर्सेज जा रहे हैं, रॉ मटेरियल्स जा रहे हैं इंडिया से, ठीक है, एंड एट वेरी वेरी चीप रेट, वेरी चीप रेट। तो कोई पैसा आ नहीं रहा है इंडिया में रिसोर्सेज के बदले में। एंड ऑल्सो जब वहां से फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, ब्रिटेन में फिनिश्ड प्रोडक्ट तैयार हो गया है, उसको वापस इंडिया में लाया जा रहा है और दुगने तिगुने दाम पर बेचा जा रहा है। तो यहाँ पे जो पैसा है भी वो भी लोगों का जा रहा है उस सामान को खरीदने में, क्योंकि हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को डिस्ट्रॉय कर दिया गया। स्वदेशी यानी कि इंडिजिनियस मेड आइटम्स को, इंडिजिनियस मेड गुड्स को, उनको भी उनकी इंडस्ट्रीज को भी डिटोरिएट किया जा रहा था। जो हमारी स्वदेशी कारखाने थे, जो स्वदेशी कह सकते हैं ना वर्कशॉप्स थी, जो इंडिया में ही चीजें बनाती थी, सामान बनाती थी, उनको भी एक तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए प्लान किया जा रहा था। तो अल्टीमेटली इंडियंस के पास कोई चारा ही नहीं था ब्रिटेन से बने हुए उत्पादों को खरीदने के अलावा, और वो उत्पाद इतने महंगे कि जो बची कुची वेल्थ है भी यहाँ पे इंडियंस के पास वो भी चली जा रही थी। तो ये ड्रेन ऑफ वेल्थ बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया गया। एक स्टेटमेंट कहा था दादा भाई नौरोजी ने कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है वो कुछ इस प्रकार है, जो ब्रिटिशर्स की जो इकोनॉमिक पॉलिसीज हैं वो एक स्पंज की तरह है, जो कि गंगा यमुना दोआब से सारे रिसोर्सेस को सोखती हैं और ब्रिटेन के थेम्स नदी में, ब्रिटेन में एक नदी है थेम्स, वहां पे जाके उनको डंप करती हैं। यानी कि ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसी इस तरह फ्रेम की गई थी कि यहां से सारी धन संपदा को ले जाकर ब्रिटेन में डंप किया जा सके, ब्रिटिशर्स को दिया जा सके अपने उनके एडवांसमेंट के लिए, उनके डेवलपमेंट के लिए। तो ये क्रक्स है ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज का। सेकेंड है जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड माहलवाड़ी। ये तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे, इन्हें हम डिटेल में देखेंगे कमिंग स्लाइड्स में। ये तीन लैंड रेवेन्यू सिस्टम्स थे जो ब्रिटिशर्स ने इंट्रोड्यूस करे थे इंडिया में, वेरियस रीजन में, डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए थे, एंड दे कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड इंडियन एग्रीकल्चर फ्रॉम द वेरी ग्रास रूट लेवल। These systems hollowed the Indian agriculture, the base of Indian agriculture. And how it was done? We'll see that. De-industrialization. अभी मैंने आपको बताया कैसे हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज को, होम ग्रोन इंडस्ट्रीज को, या फिर इंडिजिनस जो वर्कशॉप्स थी उनको कैसे डिस्ट्रॉय किया गया, कैसे उन्हें पूरी तरह से बर्बाद कर दिया गया ताकि इंडियंस के पास कोई और चारा ही ना रहे ब्रिटेन में बने उत्पादों को खरीदने के अलावा। डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज। नाउ डेवलपमेंट ऑफ रेलवेज आज हमारे लिए एक बून की तरह है,
यानी कि एक वरदान की तरह है। आज रेलवेज की वजह से हमारे यहाँ बहुत सारे डेवलपमेंट हुए हैं और रेलवेज इटसेल्फ में बहुत सारे डेवलपमेंट हम देख रहे हैं। हम बहुत सारी कंट्रीज को हम ग्लोबल लेवल पे वी आर एट पार विद मेनी कंट्रीज हमारे रेलवे टेक्नोलॉजी के मामले में। बुलेट ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है, वी हैव वंदे भारत एंड वेरियस अदर ट्रेन्स, बहुत सारा डेवलपमेंट एडवांसमेंट भी हुआ है रेलवेज में। बट एक टाइम था जब ये रेलवेज इंट्रोड्यूस की गई थी इंडिया में बाय ब्रिटिशर्स, उनका मोटिव कोई इंडियंस के एडवांसमेंट या डेवलपमेंट के लिए नहीं था। वो रेलवेज लेके आए थे प्योरली अपने मोटिव के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए, अपने फायदे के लिए। उन्होंने रेलवेज को यूज ही इस तरह से किया था कि जो फिनिश्ड प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ब्रिटेन से, वो उनको एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सके, इंडिया में जल्दी से जल्दी पहुंचा सके, और यहाँ के रिसोर्सेस को भी वो पोर्ट्स तक पहुंचा सके, ठीक है, ऑन अ वेरी क्विक पेस। ऑल्सो अगर कहीं पे किसी तरीके का विद्रोह उठ रहा है, कहीं किसी तरीके का रिजेंटमेंट हो रहा है, डिससैटिस्फैक्शन हो रहा है, लोगों के मन में कुछ मतभेद अगर आ रहा है ब्रिटिशर्स के खिलाफ, तो ब्रिटिश अपनी सेना की टुकड़ी को जल्द से जल्द वहां भेज के इस तरह के रिबेलियन को, इस तरह के रिवोल्टिंग टेंडेंसीज को सप्रेस कर सके, ठीक है। रेलवेज को इस तरह से यूज किया गया था। देन डिटोरिएशन ऑफ एग्रीकल्चर। कैसे? जो ब्रिटिशर्स थे उन्हें चाहिए था रॉ मटेरियल। उनके रॉ मटेरियल होते थे इंडिगो, बेसिकली उनका इंडिगो था रॉ मटेरियल। इंडिगो वाज यूज्ड एज अ डाई टू कलर द क्लोथ्स। जो वहां पे ब्रिटेन की फैक्ट्रीज में जो क्लोथ्स बन रहे थे, मशीन से जो क्लोथ्स बन रहे थे, क्योंकि वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन आ चुका था, तो मशीनीकरण बहुत बड़ी मात्रा में वहां पे था, मशीन आ गई थी, और वहां पे टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा थी। तो बेसिकली कपड़े बनते थे वहां पे मशीनों से, और उन कपड़ों को रंगने के लिए इंडिगो, नील जिसे कहते हैं, उसका इस्तेमाल किया जाता था। ब्रिटिशर्स हियर फोर्स्ड एग्रेरियंस टू कल्टीवेट इंडिगो। इंडिगो वाज अ कैश क्रॉप and various other cash crops were cultivated. ये ब्रिटिशर्स की एक स्ट्रैटेजी थी कि उन्होंने एग्रेरियंस पे इस तरह का दबाव बनाया कि वो कैश क्रॉप्स ही उगाएं। हुआ क्या इससे? कैश क्रॉप्स उगाने की वजह से जो बेसिक एग्रीकल्चरल क्रॉप्स थी, जो बेसिक फूड ग्रेन्स होते हैं, उनका कल्टीवेशन कम हो गया एकदम से। क्यों कम हो गया? क्योंकि लोग ग्रेन्स उगा ही नहीं पा रहे थे, क्योंकि उन्हें रेवेन्यू भी देना था। रेवेन्यू देंगे कैसे? जब कैश क्रॉप उगाएंगे, उसको ब्रिटिशर्स को बेचेंगे, उससे जो पैसा आएगा उसी से जमींदार को लगान देंगे या कर देंगे या रेवेन्यू देंगे। तो ये एक विशियस साइकिल था, एक दुष्चक्र था। ग्रेन्स हो ही नहीं रहे थे, फूड ग्रेन्स उगाए नहीं जा रहे थे, गेहूं, चावल, दालें, मोटा अनाज कुछ नहीं उग रहा था, तो उसको खरीदने के लिए भी पैसे चाहिए। वो पैसे कहाँ से आएंगे? कैश क्रॉप उगा के। अब वो कैश क्रॉप भी इतने कम दामों पे लेते थे ब्रिटिशर्स, इतना चीप रेट पे खरीदते थे कि एग्रेरियंस या तो लगान ही भर सकते थे या फिर अपनी जरूरत की चीजें ही खरीद सकते थे। तो ये एक बड़ा विशियस सर्कल बन गया, एक बड़ा दुष्चक्र बन गया, जिसमें जो अग्रेरियंस थे, यानी कि जो किसान वर्ग था, जो खेतीहर वर्ग था, वो बुरी तरह से इसमें फंस गया, और उसका रिजल्ट हुआ था ग्रोथ ऑफ लैंडलेस लेबर्स में। Deterioration of agriculture finally resulted into growth of landless labor. And how? जब एग्रीकल्चर के डिटोरिएशन की वजह से या कैश क्रॉप के कल्टीवेशन की वजह से जब किसान जो है वो फूड ग्रेन्स उगा ही नहीं पा रहा है, और लगान भरने में ही उसका सारा पैसा जा रहा है, जो भी कैश क्रॉप बेच के आ भी रहा है उसके पास, तो वो लेता था उधार जमींदारों से, ठीक है, लोन लिया करते थे किसान। अब लोन चुका ना पाने की वजह से उनकी खेती की जो जमीन होती थी, जो खेत होते थे, वो जब्त कर लिए जाते थे। एंड अल्टीमेटली वो किसान जिनके पास अपना खेत था, अपनी जमीन थी, वो लैंडलेस लेबर बन जाते थे। वो दूसरों की जमीन पे जाके या जमींदार की ही जमीन पे जाके एज स्लेव्स या सर्वेंट्स या लेबरर्स काम करते थे, उनका अपना कुछ रह ही नहीं जाता था। ओके, सो दिस वाज द विशियस सर्कल। ये वो पूरा एक, कहते हैं ना, पूरा बहुत ही स्ट्रैटेजिकली बुना गया जाल था। इट वाज अ स्पाइडर वेब, जिसमें भारत की किसान वर्ग जो था, भारत का जो किसान वर्ग था, भारत की जो जनता थी, आम जनता थी, वो बुरी तरह से फंसती चली गई। इम्पैक्ट क्या था एग्रीकल्चर पे? मैंने आपको बताया, प्रायोरिटाइज्ड कैश क्रॉप्स ओवर
फूड प्रोडक्शन लीडिंग टू फूड स्कैर्सिटी। ओके, क्योंकि फूड ग्रेन्स प्रोड्यूस ही नहीं हो रहे थे, कैश क्रॉप्स पे पूरा ध्यान दिया जा रहा था, इसकी वजह से फूड ग्रेन्स की स्कैर्सिटी हो गई, खाने के लाले पड़ गए थे। और एक समय ऐसा आया था जब हम भारत ने एक लंबा समय काल देखा भुखमरी का, फेमाइन का, डेडली फेमाइन। आप इमेजिन करके देखिए, भुखमरी की सिचुएशन हम और आप इमेजिन कर ही नहीं सकते। अगर अभी भी आप इंटरनेट पे सर्च करना चाहेंगे तो स्टिल अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के कुछ देशों में अभी भी भुखमरी की समस्या है। या आप वो देश उठा लीजिए जहां जो हमेशा कॉन्फ्लिक्ट में रहते हैं, वहां पे देखिए भुखमरी की समस्या आपको दिखेगी। ठीक है, हम और आप तो सोच भी नहीं सकते, बट हमारे भारत ने, हमारे देश ने, हमारे देश की जनता ने एक टाइम पे वो कंडीशन देखी है, लोगों का मरना किससे? सिर्फ भूख से। एंड I don't know how you and I can imagine it. I don't think we can imagine it. ठीक है ना, मुझे नहीं लगता कि हम लोग उस इंटेंसिटी से उस चीज को महसूस भी कर सकते हैं। आज तो खाना हमारे मोबाइल फोन पे है ना, वी जस्ट ऑर्डर इट, क्या पैसे ही तो लग रहे हैं, दैट्स इट। टुडे एवरीथिंग इज सो इजीली अवेलेबल एंड एक्सेसिबल कि हम एक समय पे आके चीजों की कीमत ही भूल जाते हैं। कभी रियलाइज करिए, आप खाना रात को 12 बजे भी मंगा रहे हैं, 10 बजे भी मंगा रहे हैं, एंड देयर इज अ पर्सन हु इज डिलीवरिंग इट। कोई आपसे कहे आप रात के 10 बजे 12 बजे बाहर निकल के काम करें, इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट। सो दैट इज व्हाई हिस्ट्री ब्रिंग्स यू टू द ग्राउंड। इतिहास आपको सिखाता है जमीन से जुड़े रहना। इतिहास आपको याद दिलाता है कि आप कहाँ से उठे हैं, आपके पूर्वजों ने, आपसे पहले लोगों ने क्या कुछ नहीं झेला है आपको यहाँ तक पहुंचाने के लिए। So just be thankful for whatever you have, and that is why history is important. Let's move on. काफी भारी बातें हो गई। Now, एक कंपैरिजन है ये, ठीक है, इट्स अ बेसिक कंपैरिजन। ये सिर्फ आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए है, इससे ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं आना है, बट आई रियली वांटेड यू टू अंडरस्टैंड दिस। आई वांट टू एक्सप्लेन दिस टू यू, क्योंकि इससे आपको समझ आएगा कि रेवेन्यू पॉलिसीज फ्रेम कैसे होती थी और उनका असर क्या होता था। ये कंपैरिजन है प्री ब्रिटिश पीरियड एंड ड्यूरिंग ब्रिटिश पीरियड का, यानी कि लैंड रेवेन्यू जो था वो ब्रिटिशर्स के आने से पहले कैसे डिसाइड होता था, उसका क्या असर होता था, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद इसमें क्या चेंजेस हुए। पॉइंट वाइज देखते हैं। लैंड रेवेन्यू वाज असेस्ड अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ द क्रॉप। ये है ब्रिटिश के आने से पहले, ब्रिटिशर्स के आने से पहले, मुगल काल। ठीक है, अगर हम सबसे इमीडिएट देखें, क्या कहते हैं, प्रीकर्सर, राइट, अगर हम सबसे इमीडिएट प्रीकर्सर देखें ब्रिटिशर्स का, तो मुगल एरा था। अब मुगल एरा ही मान के चल रहे, तो वहां पे भी लैंड रेवेन्यू वाज असेस्ड ड्यूरिंग अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ क्रॉप। और ये एंशिएंट टाइम से चल रहा है, जब से डायनेस्टीज बननी शुरू हुई हैं। अगर आप बहुत ही लेमन लैंग्वेज में समझना चाहें तो मॉडर्न डायनेस्टी से कंसीडर करें। ठीक है, वहां से हम एक स्ट्रक्चर्ड रूलिंग देखते हैं, एक स्ट्रक्चर्ड डायनेस्टी देखते हैं वहां से, मॉडर्न डायनेस्टी से, कि एक के बाद एक वंश आ रहे हैं, एक के बाद एक डायनेस्टीज आ रही हैं। तो वहां से भी अगर आप देखेंगे ना, तो जिस तरह से क्रॉप होती थी, जो कंडीशन होती थी क्रॉप की, उसी के अकॉर्डिंग जो है वो लैंड रेवेन्यू डिसाइड किया जाता था। किसी साल फसल बहुत अच्छी हुई है, सारे वेदर कंडीशंस फेवर में थे, तो लैंड रेवेन्यू थोड़ा सा हाई। अगर फसल अच्छी नहीं हुई है, कोई ऐसी कैलामिटी आई है, नेचुरल कैलामिटी आई है, फ्लड है, ड्रॉट है, सूखा है, बहुत ज्यादा बारिश हुई है, बहुत ज्यादा कीट पतंगों ने बहुत ज्यादा फसल को नष्ट कर दिया है, तो उसी हिसाब से लैंड रेवेन्यू को कम रखा जाता था। ब्रिटिश पीरियड में क्या हुआ? ऑन द बेसिस ऑफ एरिया। अब कैसे यहाँ पे लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा है? नाउ सी हाउ स्मार्ट दे वर। उनका कहना था ब्रिटिशर्स का कि इतना एरिया है आपके पास, तो इतना सर्टेन अमाउंट ऑफ लैंड रेवेन्यू आपको देना पड़ेगा। एक मोटे तौर पे समझिए, किसी के पास 10 बीघा जमीन है, उसको बोल दिया गया आपको 40% लैंड रेवेन्यू देना है, जितना भी प्रोडक्शन होगा। नाउ 10 बीघा जमीन जो है बहुत लोगों के पास है, तो जितने लोगों के पास 10 बीघा जमीन है वो सब 40% अपना रेवेन्यू देंगे, जितना उनका प्रोडक्शन हो रहा है उसका 40%। किसी के 10 बीघा में सिर्फ 5 बीघा ही फर्टाइल है, 5 बीघा बंजर है, पर उसको देना कितना है? 40% ही। किसी के 10 बीघा जमीन में इस बारी प्रॉपर इरिगेशन नहीं हो पाया, प्रॉपर सिंचाई नहीं हो सकी।
या कीट पतंगों ने ज्यादा नष्ट कर दिया उसके खेत को, तो भी उसे कितना देना है? 40%। तो किसी तरह की कोई मुरव्वत नहीं, कोई रियायत नहीं, कोई कंसिडरेशन नहीं, लैक ऑफ एम्पैथी। सेकेंड पॉइंट, कलेक्टेड इन फॉर्म ऑफ ग्रेन्स। रेवेन्यू कैसे कलेक्ट होता था? अनाज के फॉर्म में, अनाज के फॉर्म में ही लगान दिया जाता था, कर दिया जाता था। सर्टेन अमाउंट ऑफ ग्रेन्स हुए हैं, उसका सर्टेन परसेंट चला गया राज्य को, ठीक है, एज अ रेवेन्यू। पेमेंट ऑफ रेवेन्यू वाज कंपल्सरी इन कैश एंड विद इन द प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट। कैश में देना है रेवेन्यू, किसी भी तरह के ग्रेन्स या किसी भी तरह के गुड्स एक्सेप्टेड नहीं थे, क्योंकि ग्रेन्स जो हैं उनकी क्वालिटी डिफर हो सकती है, डिफर कर सकती है, राइट? मेरे खेत में अच्छा गेहूं हुआ, मेरे बगल वाले के खेत में अच्छा गेहूं नहीं हुआ। मेरा गेहूं तो बिक गया मान लो अच्छे दामों पे, उसका नहीं बिका, बट उसे रेवेन्यू तो उतना ही देना है। अब वो अपनी जेब से, अपने घर से पैसा मिला के दे उसमें, ठीक है? तो ये स्ट्रैटेजी थी इनकी कि ग्रेन्स नहीं लेते थे। ग्रेन्स की वैरायटी डिफर कर सकती है, उनकी क्वालिटी डिफर कर सकती है, और प्रिस्क्राइब्ड टाइम लिमिट में देना होता था। एक टाइम लिमिट दे दी, उसी के अंदर देना है। अगर वो टाइम लिमिट एक्सीड हो गई तो आप पेनाल्टी भी भरेंगे। इट वॉज वेव्ड इफ द क्रॉप फेल्ड। अगर फसल हुई ही नहीं, अगर कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई, बड़े लेवल पे बाढ़ आ गया, सूखा आ गया, कुछ ऐसा हो गया कि फसल हो ही नहीं पाई, तो कोई लैंड रेवेन्यू नहीं देना होता था ब्रिटिशर्स के आने से पहले। इट वॉज वेव्ड ऑफ, ठीक है, माफ कर दिया जाता था। Land was confiscated for the failure to pay revenue on time. No matter what happened, चाहे कुछ भी हो रहा हो, बारिश हो, बाढ़ हो, तूफान हो, आंधी हो, सूखा हो, कुछ भी हो रहा हो, रेवेन्यू तो देना ही है, कैश में देना है। और अगर टाइम में नहीं दिया गया तो लैंड वॉज कॉन्फिस्केटेड, यानी कि खेत जब्त कर लिया जाता था। सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू वॉज सेम। System of collection differed from region to region. Farmers were exploited. ये जो सिस्टम है ना, यही हम आगे पढ़ेंगे। वो जो 3 मैंने आपको सिस्टम बताए थे, जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड माहलवाड़ी, वो हम देखेंगे। यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ब्रिटिशर्स के आने से पहले पूरे रीजन में एक ही तरह से और एक ही तरह का लगान वसूल किया जाता था। ब्रिटिशर्स के आने के बाद अलग अलग रीजन में अलग अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिए गए, अलग अलग सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए। बट सारे सिस्टम्स का एंड रिजल्ट क्या था? एग्रेरियंस और फार्मर्स वर एक्सप्लॉइटेड, पीजेंट्स वर एक्सप्लॉइटेड, आउट एंड आउट एक्सप्लॉइटेशन ऑफ एग्रेरियंस। फाइन, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। ये मैंने सिर्फ लगाया इसीलिए था, ये मैंने मेंशन ही इसीलिए किया है ताकि आपको बेसिक ना अंडरस्टैंडिंग हो जाए। अभी तो हम ये बात कर रहे हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे ये हुआ, ब्रिटिशर्स के टाइम पे वो हुआ, उन्होंने ऐसे एक्सप्लॉइटेशन किया, वैसे किया, बट उससे पहले का क्या सिनेरियो था। कोई भी चीज हमें समझ तभी अच्छी आती है जब हम कहीं थोड़ा कंपैरिजन करते हैं, हमें उसके पीछे का थोड़ा बैकग्राउंड पता हो, तो ये समझने में आसान होता है। दिस इज ओनली फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। नाउ, land revenue systems in India. Now this chart is really very important. I will include this chart in your notes as well. Okay, so go through it again and again. इसमें कुछ factual data भी है जो आपको याद रखना होगा। 3 सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए ब्रिटिशर्स के द्वारा, जमींदारी, रैयतवाड़ी और माहलवाड़ी। जमींदारी सिस्टम लेके कौन आए? लॉर्ड कॉर्नवालिस। रैयतवाड़ी कौन लेके आए? थॉमस मुनरो। कब आया था ये? 1793। Rayatwadi came in 1820 and Mahalwadi was introduced by William Bentinck in 1833. Okay, ये टाइमलाइन हो गई, किसने इंट्रोड्यूस किया, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, प्लीज इसे याद रखिएगा। इंट्रोड्यूस्ड इन, अब ये हमने देखा ना कि डिफरेंट रीजन में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिस्टम इंट्रोड्यूस किए गए। अब कौन कौन से रीजन में इंट्रोड्यूस हुआ? जमींदारी सिस्टम में इंट्रोड्यूस किया गया, ये जमींदारी सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया बंगाल, बिहार, उड़ीसा और बनारस में। ठीक, रैयतवाड़ी आया मद्रास, बॉम्बे, ईस्टर्न बंगाल, आसाम और कुर्ग के क्षेत्र में। कुर्ग आपका कर्नाटक में है जब आप सदर्न एरिया में जाते हैं। माहलवाड़ी आया नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस समझते हैं आप? ये जो आपका पाकिस्तान से लगा हुआ जो एरिया है ना, जो पहले इंडिया में ही आता था, पाकिस्तान का वो एरिया जो हमारे, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया जो आज हम फिजिकल बाउंड्रीज देख रहे हैं, पहले तो थी नहीं पार्टीशन से पहले। तो दिस होल एरिया ऑफ पाकिस्तान
केम अंडर नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस। ओके, तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ सेंट्रल इंडिया, पंजाब एंड गैंगेटिक प्लेन, ये जगह पे आपको देखने को मिलेगा माहलवाड़ी सिस्टम। ओनर ऑफ द लैंड, अब हर सिस्टम के कुछ अपने फीचर्स थे। फीचर्स क्या थे? जमींदारी सिस्टम में क्या होता था कि जमींदार अपॉइंट किए जाते थे। गांव के जो नोबल लोग होते थे या जो थोड़े से रिच होते थे, हायर क्लास ऑफ सोसाइटी से बिलोंग करते थे, उनमें से किसी व्यक्ति को जमींदार नियुक्त कर दिया जाएगा। अब जमींदार को ही इंचार्ज मान लेते थे उस गांव के पूरी जमीन का। जमींदार का काम होता था रेवेन्यू कलेक्ट करना। जितना रेवेन्यू उस एरिया से प्रिस्क्राइब किया गया है ब्रिटिशर्स के द्वारा, उतना रेवेन्यू कलेक्ट करके ब्रिटिश को देना, ब्रिटिश सरकार को जमा करना, ये काम था जमींदार का। जमींदार को ये परमिशन थी कि वो अपना कमीशन भी ले सकता है एक्स्ट्रा, ठीक है, अपार्ट फ्रॉम रेवेन्यू कलेक्शन के लिए एज अ फी वो ले सकता है। किससे? ब्रिटिशर्स से नहीं, अगेन फार्मर्स से। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एक टाइम ऐसा आ गया था कि रेवेन्यू तो सेट हो गया था, रेवेन्यू तो फिक्स रहता था ब्रिटिशर्स के द्वारा। ब्रिटिशर्स जो थे, ब्रिटिश ऑफिसर्स, एक रेवेन्यू का जो कहते हैं सर्टेन अमाउंट था वो फिक्स कर देते थे कि हमें इस रीजन से इतना रेवेन्यू चाहिए। जमींदार को अपॉइंट कर दिया गया। जमींदार ने क्या करना शुरू किया कि वो उतना रेवेन्यू तो कलेक्ट करते ही थे, साथ ही वो अपना कमीशन भी कलेक्ट करते थे ऑन वेरी हाई रेट फ्रॉम द फार्मर्स। तो जो फार्मर्स थे वो दोनों तरफ से एक्सप्लॉइट हो रहे थे, दोनों तरफ से। एक तो हाई रेट ऑफ लैंड रेवेन्यू, साथ ही साथ वो कमीशन भी पे करना पड़ता था उन्हें, जमींदार को। तो दिस वाज अ वेरी एक्सप्लॉइटेटिव लैंड रेवेन्यू सिस्टम। ओनर ऑफ लैंड जमींदार, यानी कि जमींदार ही अकाउंटेबल है वहां से रेवेन्यू कलेक्ट करने के लिए, एंड राइट्स टू कलेक्ट रेंट वो भी जमींदार के पास ही होता था। रैयतवाड़ी, रैयतवाड़ी जो सिस्टम था, रैयत का मतलब होता है पीजेंट्स या किसान, ठीक है, रैयत का मतलब किसान होता है। तो यहाँ पे ओनरशिप जो थी वो तो पीजेंट्स के पास होती थी, यानी कि ब्रिटिशर्स ने कहा कि जो जमीन के मालिक हैं वो किसान ही हैं, जिसकी जमीन है वही उस जमीन का मालिक है। अब सुनने में तो कितना लग रहा है कि ओ दे हैव चेंज सो मच, कितना चेंज ऑफ हार्ट हो गया है ब्रिटिशर्स में कि उन्होंने ये कंसीडर करना शुरू कर दिया है कि किसानों की ही जमीन है, किसी और को उसका मालिकाना हक नहीं दिया। बट इससे कुछ चेंज नहीं हुआ है। आई टेल यू नाउ, जो राइट्स टू कलेक्ट रेंट था वो ब्रिटिश गवर्नमेंट डायरेक्ट फ्रॉम द पीजेंट्स। उन्होंने जमींदार को, यानी कि ब्रिटिशर्स ने जमींदार को हटाया ही इसलिए बीच से, एज अ मिडलमैन काम करते थे जमींदार। जब ब्रिटिशर्स ने ये देखा कि रेवेन्यू कम आ रहा है जबकि जमींदार अपना कमीशन ज्यादा कलेक्ट कर रहे हैं, एक टाइम आया था जब जमींदार ने रेवेन्यू से ज्यादा कमीशन लेना शुरू कर दिया था कि अगर 40% रेवेन्यू है तो वो 60% तो कमीशन लिया करते थे। और जब ये बात ब्रिटिशर्स को समझ आई तो उन्होंने ये मिडलमैन को हटा ही दिया, जमींदार को हटा दिया। उन्होंने ओनरशिप सीधे पीजेंट्स को दी, यानी कि किसानों को दी, और ये राइट्स टू कलेक्ट द रेवेन्यू वो भी उन्होंने किसानों को ही दिया। पर इससे ये जो रेंट था या रेवेन्यू था, इसको कलेक्ट करने के तरीकों में या उसके रेट्स में कोई अंतर नहीं आया। रेट्स वर स्टिल वेरी हाई। ब्रिटिश ऑफिशियल्स भी उतनी ही ब्रुटैलिटी करते थे, उतनी ही क्रूरता करते थे जितनी जमींदार करते थे लगान वसूली करने पर। ओके, माहलवाड़ी सिस्टम, माहल मतलब ग्रुप ऑफ विलेजेस। नाउ द विलेज हेडमैन was responsible for the collection. ओनरशिप अभी भी पीजेंट्स के पास थी। अब इस सिस्टम में क्या हुआ कि जो ओनरशिप थी लैंड की, यानी कि किसान है जो, उसका जो खेत है तो वो मालिकाना हक किसान के पास ही है। लेकिन अब रेवेन्यू कलेक्ट कौन कर रहा है? जो विलेज का हेडमैन है, यानी कि गांव का जो सरपंच है। फिर से वही बात आ गई, जमींदारों का कनेक्शन नहीं था बेसिकली गांव से। जमींदार रहते थे शहरों में, उन्होंने अपने नीचे कुछ लोग अपॉइंट कर रखे थे, रिक्रूट कर रखे थे, वो जाते थे और सारी क्रूरता बर्बरता से रेवेन्यू कलेक्ट करके गांव से जमींदार के पास ले आते थे। और जमींदारों की बड़ी बड़ी कोठियां या बंगले हुआ करते थे शहरों में, तो उनका गांव से कोई कनेक्शन ही नहीं था। इनको हटाया तो ब्रिटिशर्स ने अपने ऑफिशियल्स अपॉइंट किए। ब्रिटिशर्स का भी कोई कनेक्शन नहीं गांव से, वो गांव में तो रहते नहीं थे। They used to visit only at the time of collection of revenue. तो इससे वो लिंक नहीं बैठ पा रहा था।
वो ग्रास रूट लेवल कनेक्शन नहीं बना पा रहे थे ब्रिटिशर्स। और एक टाइम पर उन्हें भी आके ये बहुत सिरदर्दी लगने लगी कि कौन जाए बार बार रेवेन्यू कलेक्ट करने। तो उन्होंने ये तरीका निकाला, ये तोड़ निकाला कि हम विलेज हेडमैन को, यानी कि गांव के सरपंच को अपॉइंट कर देते हैं एज अ हेड, एज द चीफ। वही कलेक्ट करेगा रेवेन्यू। गांव वाले चूंकि उसकी बात भी सुनते हैं, वो गांव का ही व्यक्ति है, गांव से जुड़ा हुआ है, तो वही कलेक्ट करके लाएगा रेवेन्यू। बट अल्टीमेटली क्या हुआ, फिर से साइकिल घूम के वहीं आ गया। जो जमींदार करते थे वही विलेज हेडमैन करने लगा। सो अल्टीमेटली ये जो भी सिस्टम्स इंट्रोड्यूस किए गए, जो भी कितना भी ये रिफॉर्मेटिव लगे ऑन द फेस ऑफ इट, है ना, देखने में ये कितने भी सुधारवादी लगे, बट इनका कोई भी सुधार से लेना देना नहीं था। ये ना ही ये किसानों के हित में बनाए गए थे। They were framed and introduced completely to fulfill the interest of Britishers. That's it. यही क्रक्स है इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ ब्रिटिशर्स का। इंडस्ट्रियलाइजेशन इफेक्ट्स देखे हमने कि किस तरह से हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह कर दिया गया, और दिस रिजल्टेड इन डिपेंडेंसी ऑन ब्रिटिश गुड्स। इससे हुआ क्या, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए उत्पादों पर, ब्रिटिश के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स पे पूरी तरह से डिपेंडेंसी क्रिएट हो गई, एंड इंडियंस वर लेफ्ट विद नो चॉइस अदर देन बाइंग दोज गुड्स ऑन मच हायर रेट्स। ओके, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया हमने देखा, लोकल इंडस्ट्रीज वर अंडरमाइंड बाय ब्रिटिश एम्पायर। लोकल इंडस्ट्रीज को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना, डिटोरिएट करना, एंड देन डिपेंडेंसी क्रिएट करना ब्रिटिश गुड पे, और उनको बहुत हाई रेट्स पे लाके यहाँ पे बेचना। अब इम्पैक्ट ऑफ डिक्लाइन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री। हुआ क्या, जब ट्रेडिशनल इंडस्ट्री यानी कि इंडिया की जो लोकल इंडस्ट्रीज थी, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, या कह लीजिए जो नेटिव इंडस्ट्रीज थी, इंडिजिनियस इंडस्ट्रीज थी, उनके डिक्लाइन के का इफेक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट क्या हुआ, वो वही पॉइंट्स हैं जो हमने अभी तक डिस्कस किए हैं। तो मैंने थोड़ा सा उसको और इंटरैक्टिव एंड अट्रैक्टिव फॉर्म में लगा दिया है यहाँ पे। लॉस ऑफ लाइवलीहुड हुआ पहले तो, यानी कि लोगों के पास इनकम नहीं रही। वो लोग जो उन लोकल इंडस्ट्रीज में काम करते थे, एकदम से सबकी नौकरी चली गई, किसी के पास कोई पैसा नहीं, लाइवलीहुड का लॉस, जीविकोपार्जन करने के लिए कोई साधन संसाधन नहीं रह गए। डी इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हुआ ही, कहाँ दुनिया इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ बढ़ रही थी, इंडस्ट्रीज सेटअप कर रही थी, मशीनीकरण हो रहा था, इंडिया जो है और पीछे चला गया, डी इंडस्ट्रियलाइज हो गया। जबकि हमारे पास वर्कशॉप्स हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से ही देख रहे हैं, हमारे पास फैक्ट्रीज एंड वर्कशॉप्स हम सिंधु घाटी सभ्यता से देखते आ रहे हैं। चन्हुदाड़ो में हमें बीड की फैक्ट्री मिलती है उस समय पे। एग्रीकल्चरल डिपेंडेंसी हो गई, पूरी जनता जनार्दन खेती पर डिपेंडेंट हो गई, इंडस्ट्रीज तो रही नहीं, तो कैसे अब खेती होगी, जमीनों के टुकड़े होने लगे, छोटी छोटी जमीन सबके हिस्से में आने लगी, और वही एग्रीकल्चर का भी वही सेम पैटर्न कि हाई रेवेन्यूज, कोई प्रॉफिट नहीं, इनफैक्ट अपनी नेसेसिटी पूरी करने के लिए फूड ग्रेन्स भी नहीं। इरोजन ऑफ सेल्फ सफिशिएंसी, जो आत्मनिर्भरता होती है ना, कि वी आर सेल्फ सफिशिएंट, हमारे हाथ में हमारे जीविकोपार्जन के लिए साधन संसाधन है, उसका पूरी तरह से शरण होना, यानी कि लोगों के हाथ में कोई काम ही नहीं रह गया, लोगों के पास सेल्फ सफिशिएंसी का कोई जरिया ही नहीं रह गया, कोई कैसे खुद को स्टैब्लिश करे, कोई कैसे खुद को फाइनेंशियली स्टेबल करे, जब पूरी डिपेंडेंसी ही एग्रीकल्चर पे है, और वो भी कैश क्रॉप्स के लिए ही किया जा रहा है, फूड ग्रेन्स की वहां भी स्केर्सिटी है। तो ये जो सेल्फ सफिशिएंसी वाला कॉन्सेप्ट था वो पूरी तरह से खत्म हो चुका था। और चाहे वो कोई एक इंडिविजुअल हो, कोई परिवार हो, कोई सोसाइटी हो, या फिर पूरा देश ही क्यों ना हो, अगर वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है तो एक टाइम के बाद उसका डिक्लाइन होना तय है। आप कभी भी किसी और पे डिपेंडेंट रह के अपना विकास नहीं कर सकते, खुद आगे नहीं बढ़ सकते। एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, एक समय के बाद आपको अपने आप में सफिशिएंट होना पड़ता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको फिनेंशियली सेल्फ सफिशिएंट होना पड़ता है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट for an individual, for a family, society or a nation. Loss of skills and knowledge, industries रही नहीं, workshops रही नहीं, तो जो skills थी भी लोगों के पास वो भी खत्म होती चली गई। Drain of wealth we discussed,
सोशल कॉन्सिक्वेंसेस हुए। अब हुआ क्या, कोई भी सोसाइटी हो या कोई भी देश हो, वो तरक्की कब करता है? जब वो सेल्फ सफिशिएंट होता है, फिनेंशियली स्टेबल होता है, इकोनॉमिकली मजबूत होता है। जैसे जैसे इकोनॉमिक डिटोरिएशन आता है किसी भी सोसाइटी में, वहां जन्म लेते हैं सोशल इविल्स, यानी कि सामाजिक कुप्रथाएं। और इन सामाजिक कुप्रथाओं का सबसे ज्यादा शिकार कौन होता है? महिलाएं, विमेन। Women are the first ones to be suppressed due to social evils. Women, children और the people from the lower section of society, उनका सबसे ज्यादा दमन होगा, सबसे ज्यादा सप्रेशन होगा, सबसे ज्यादा सोशल इविल्स उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में समाज में आएंगे। तो ये जो है, ये फाइनल कॉन्सिक्वेंस होता है किसी भी सोसाइटी का या किसी नेशन के डाउनफॉल का। इसका स्टार्ट कहाँ से है कि जो देश है या जो सोसाइटी है वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है, इकोनॉमिकली स्टेबल नहीं है। ट्रेड पॉलिसीज। नाउ ट्रेड पॉलिसीज एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिटिश फेवर्ड ब्रिटिश मर्चेंट्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफन एट एक्सपेंस ऑफ लोकल इंडियन इकोनॉमी। नाउ द सेम थिंग जो हम अभी देख रहे हैं, जिस तरह की इकोनॉमिक पॉलिसीज हमने देखी हैं, ट्रेडिंग पॉलिसीज भी वैसे ही हुई, वैसे ही उस तरह उनको फ्रेम किया गया कि यहाँ से रिसोर्सेज जा रहे हैं, यहाँ से रॉ मटेरियल जा रहा है, ब्रिटेन से सारा फिनिश्ड प्रोडक्ट आ रहा है। तो हर तरह से, चाहे वो इंपोर्ट हो चाहे एक्सपोर्ट हो, हर तरह से बेनिफिट किसका हो रहा है? ब्रिटिशर्स का। एंड इंडिया को सिर्फ एक तरह से कहते हैं एक्सप्लॉयटेटिव ग्राउंड की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है अपनी नीड्स को फुलफिल करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को फुलफिल करने के लिए। एक ये भी छोटा सा कंपैरिजन ही है, आई होप यू कैन सी इट हियर। बिफोर ब्रिटिश रूल क्या होता था कि इंडिया से हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपोर्ट किए जाते थे वर्ल्ड में, ठीक है। हम जो थे वो हस्तशिल्प कला में इतने आगे थे कि हमारे हैंडीक्राफ्ट्स पूरे वर्ल्ड में सप्लाई होते थे। बदले में क्या आता था? गोल्ड के फॉर्म में हमें मनी रिसीव होता था, गोल्ड के फॉर्म में हमें फाइनेंस या वेल्थ रिसीव हो रहा है। ड्यूरिंग ब्रिटिश रूल क्या हो रहा है? इंडिया से एक्सपोर्टेड कॉटन जा रहा है, इंडिगो के साथ साथ कॉटन के कल्टीवेशन पे भी बहुत जोर दिया गया। यहाँ से कॉटन जाता था ब्रिटेन, वहां की इंडस्ट्रीज में यार्न बनते थे, यानी कि धागे बनाए जाते थे, और फिर उनसे फिनिश्ड गुड्स तैयार किए जाते थे, यानी कि टेक्सटाइल तैयार किया जाता था, कपड़े तैयार किए जाते थे। तो इंडिया में दो चीजों के कल्टीवेशन पे बहुत फोकस हुआ, कॉटन एंड इंडिगो, एंड बोथ ऑफ देम टू फुलफिल द नीड ऑफ ब्रिटिश इंडस्ट्रियलाइजेशन। ब्रिटिश रूल में क्या हुआ? इंडिया से रॉ मटेरियल जा रहा है, कॉटन हो, इंडिगो हो, और ब्रिटेन से क्या आ रहे हैं? इंपोर्टेड शर्ट्स आ रही हैं, इंपोर्टेड गुड्स आ रहे हैं। तो वहां से कोई मनी नहीं आ रहा है, कोई वेल्थ नहीं आ रहा है, इसके बदले बहुत ही चीप रेट पे, बहुत ही कम रेट पे कॉटन और इंडिगो खरीदा जा रहा है। वहां ले जाके उनसे कपड़े बनाए जा रहे हैं, शर्ट्स बनाए जा रहे हैं, बहुत सारी और चीजें बनाई जा रही हैं, और वही एक्सपोर्टेड चीजें यहाँ आ रही हैं, एक्सपोर्ट किया जा रहा है, यहाँ पे महंगे दामों में बेचा जा रहा है। नाउ स्टेट ऑफ फॉरेन ट्रेड ड्यूरिंग कॉलोनियल रूल। अब ये जो चार्ट है, ऐसा इसको स्टेप बाय स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैंने अभी आपको जो कुछ भी समझाया ना वो वही सब लिखा हुआ है इस चार्ट में। आप बस इसको जब देखेंगे ना तो आपको समझ आएगा कि कैसे हर एक पॉइंट एक दूसरे पॉइंट से इंटरकनेक्टेड है। व्हेन यू स्टडी हिस्ट्री बाय इंटरकनेक्टिंग इवेंट्स, तब आपको समझ आता है कि कैसे क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एक के बाद एक घटनाएं होती गई हैं, और कैसे उनका जो इम्पैक्ट है, उनका असर भी बहुत ही क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में दिखता है हमारी सोसाइटी में। अब जैसे ब्रिटिशर्स की मोनोपोली थी फॉरेन ट्रेड पे, यहाँ पे इंडिया में जो भी फॉरेन ट्रेड हो रहा है, यहाँ से अगर कहीं बाहर कुछ बेचा भी जा रहा है तो उसका प्रॉफिट किसको आ रहा है? ब्रिटिशर्स को। कोई और यूरोपियन ताकत तो थी नहीं यहाँ पे, तो पूरी पूरी मोनोपोली किसकी थी? ब्रिटिशर्स की। सारा प्रॉफिट किसका? ब्रिटिशर्स का। नेट एक्सपोर्टर ऑफ रॉ मटेरियल एंड इंपोर्टर ऑफ फाइनल गुड्स, यहाँ से नेट एक्सपोर्टर कौन है? ब्रिटिशर्स हैं। ओपनिंग ऑफ स्वेज कनाल, स्वेज कनाल की ओपनिंग हो गई थी ब्रिटिश रूल के टाइम पे। स्वेज कनाल ने यूरोपियन कंट्रीज में ट्रेडिंग करने के रूट को या फिर एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के रूट को बहुत शॉर्ट कर दिया था। कम समय लगता था इंडिया से चीजों को एक्सपोर्ट करने में यूरोपियन कंट्रीज में, ठीक है, स्वेज कनाल के द्वारा। स्वेज कनाल के ओपन होने से हुआ क्या? ब्रिटिशर्स को बहुत फायदा हुआ। कम समय लगता था, कम लॉजिस्टिक्स लगते थे, कम फ्यूल लगता था शिप्स में,
इसकी वजह से उनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ गया था बहुत ज्यादा। 1869 में ये स्विस कनाल खोली गई थी। ये अवॉइडेड टू सेल अराउंड अफ्रीका, रिडक्शन इन कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। सबसे पहले तो ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट रिड्यूस हो गई ब्रिटिशर्स की, और अफ्रीका के आसपास सेल क्यों नहीं करना था, इससे बच गए स्विस कनाल से, डायरेक्ट रूट खुल गया था, अफ्रीका से होके नहीं जाना था। वर्ल्ड का मैप देखिएगा आपको समझ आएगा, इंडिया से होते हुए अफ्रीका के जो नीचे जो पीक है ना, नीचे निचला जो हिस्सा है, जो उसका सदर्न हिस्सा है, उसके थ्रू होते हुए यूरोपियन नेशंस में जाया जाता था। अफ्रीकन कंट्रीज पायरेट्स के लिए बहुत फेमस थी, समुद्री लुटेरों के लिए। तो जब ये ब्रिटिश शिप्स जाते थे तो बहुत बार समुद्री लुटेरे अटैक करते थे और बहुत ज्यादा इनका नुकसान होता था। तो दे अवॉइडेड टू सेल अराउंड अफ्रीका थ्रू द स्विस कैनाल। अब वो सीधे स्विस कैनाल से बाईपास कर जाते थे, एंड दे नीड नॉट टू गो ओवर दिस रीजन, हेंस उनका समुद्री लुटेरों से भी बच गए, ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट भी कम हो गया। ड्रेन ऑफ वेल्थ देखा ही हमने, ठीक है। सो मिला जुला के ये ट्रेडिंग पॉलिसी का एस्पेक्ट था इनका, कि कैसे ट्रेड ने बेनिफिट किया है ब्रिटिशर्स को और कैसे ट्रेडिंग को उन्होंने अपने फायदे के लिए इस्तेमाल किया है। इकोनॉमिक डिस्पैरिटी, बहुत जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी तो होगी ही जब वेल्थ ही बहुत कम लोगों के हाथ में कॉन्सेंट्रेटेड है। सबसे ज्यादा वेल्थ किसके हाथ में है, ब्रिटिशर्स के। उसके बाद क्या आ जाता है, नोबल क्लास ऑफ इंडियन सोसाइटी, है ना, जमींदार वर्ग जो था, उनके हाथ में बहुत पैसा कॉन्सेंट्रेटेड था। सबसे ज्यादा पीड़ित कौन है, पीजेंट्स एंड एग्रेरियंस, और वो हैंडीक्राफ्ट वर्कर्स जो अब बेसिकली जिनके पास कोई काम नहीं है और वो लैंडलेस लेबर की तरह काम कर रहे हैं। सोचिए उन वर्कर्स के बारे में जो पहले किसी इंडस्ट्री में काम करते रहे होंगे और जिनके पास खेती नहीं है। आज भी बहुत सारे परिवार ऐसे हैं जिनके पास अपने खेत नहीं है, वो लोग शहरों में ही सेटल हैं और नौकरी पेशा हैं, नौकरी पे ही उनका पूरा जीविकोपार्जन हो रहा है। तो वैसी ही कुछ सिचुएशन उस समय भी रही होगी, सबके पास तो खेत नहीं हो सकता। तो जिस व्यक्ति के पास खेत भी नहीं है और उसकी इंडस्ट्री भी खत्म हो गई, फैक्ट्री से भी निकाल दिया गया, तो वो कहाँ जाए, उसकी हालत तो बहुत बुरी हो जाएगी। वही इकोनॉमिक डिस्पैरिटी जो है, ये कंक्लूजन है बेसिकली, ये वो इम्पैक्ट है, ये वो असर है जो इन इकोनॉमिक पॉलिसीज का हुआ है भारतीय समाज पर, ठीक है। सो दिस वाज इट फॉर दिस लेक्चर। आई होप आपको ये इकोनॉमिक पॉलिसीज ऑफ ब्रिटिश रूल बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। प्लीज गो थ्रू दिस लेक्चर अगेन, गो थ्रू द नोट्स थॉरली, अच्छे से समझिए, अच्छे से पढ़िए। ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि इससे हमेशा आपको क्वेश्चन देखने को मिल ही जाएगा। मैं अभी बता देती हूँ आपको, वो जो हमने लैंड रेवेन्यू सिस्टम पढ़ा है, जमींदारी, रैयतवाड़ी एंड माहलवाड़ी, उससे क्वेश्चन आने के हाई प्रोबेबिलिटी है, हाई प्रोबेबिलिटी। ओके, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। वो चार्ट मैं ऐड कर दूंगी आपके नोट्स में, प्लीज गो थ्रू इट। कीप लर्निंग हिस्ट्री, कीप लिविंग हिस्ट्री। वील मीट अगेन वेरी सून। थैंक यू एंड जय हिंद।